सभी को आज की क्लास में देखेंगे चीन और भारत के बीच 1962 का युद्ध जिसमें भारत हार गया था। उसके भी बहुत सारे जायज़ कारण थे कि उस टाइम की गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी और हमारी इंडियन आर्मी के पास जो रिक्वायर्ड वेपन्स ये सब चीज़ें थी वो भी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ जायज़ कारण थे। आप समझ सकते हो कि किस्मत ख़राब थी, वर्तमान स्थिति ऐसी थी उस समय की कि हार गए थे, लेकिन अब नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, 1962 का युद्ध देखते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार की नीतियों में से एक चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना था, जिसका नाम था पंचशील का समझौता। ठीक है, ओके। भारत चीन के जनवादी गणराज्य को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। अब ये सोच रहे हो कि जनवादी गणराज्य ऐसा क्या है, यानी कि जो चीन जो है वहाँ पे सिर्फ ओनली एक ही सरकार चलती है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, साम्यवादी देश है वह तरह का। ठीक है, जिस हिसाब का रशिया था, सोवियत संघ था, वैसी सरकार का मामला होता है। कोई बात नहीं, तो उस सरकार को मान्यता देने वाला भारत भी एक पहला देश था। चलो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच हुआ था। युद्ध प्रारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को, युद्ध समाप्त हुआ था 21 नवंबर 1962 को। युद्ध की अवधि थी 1 महीना 1 दिन। स्थान था अक्साई चीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे वो नीफा बोलते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश और असम है। सैन्य ताकत थी उस टाइम 22,000 थे इंडियन आर्मी के और 80,000 सैनिक थे चाइना के। और उस टाइम के नेता थे चीन के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे माओ जेडोंग और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम। लियू शाओकी चीन के राष्ट्रपति थे। भारत के जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जोऊ एनलाई चीन के प्रीमियर यानी कि आप प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। वी के किशन मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। जब युद्ध हार गए थे तो सर वी के किशन जी ने इस्तीफा भी दे दिया था। कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। आगे देखते हैं हम। 1950 में चीन ने ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए, ठीक है, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1904 के तहत ये सब भाई हमारा है, ये वो ट्रीटी के तहत ये सब कहते हैं कि चीन पे उसका अधिकार है। इसके बाद भारत ने विरोध पत्र भेजकर तिब्बत मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान्यता दी थी। ठीक है, यह वह समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कि चीन जो है दोगलाबंदी कर देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 1954 में चीन ने भारत अक्साई चीन के माध्यम से जीजिंगयांग को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया था। इस बारे में भारत को 1959 में पता चला, जिसमें दोनों देशों के बीच क्या हो गया था, तनाव की स्थिति हो गई थी, संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि चीन का एक आक्रामक एक्टिविटीज़ करने लग गया था, यानी उपनिवेशवाद बढ़ा रहा था एक तरह से। और उपनिवेशवाद इन सब का विद्रोह करना भारत का गुटनिरपेक्षता का भी उद्देश्य था। ठीक है, तो उसको मना करना था, लेकिन ये माना नहीं। चीन अब अक्साई चीन वाले हिस्से के बड़े हाईवे बनाने की तैयारी में था और नाम था इसका G695। इसी नाम से जाना जाता है G695 नेशनल एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारत की सीमा के साथ लगकर चीन के जीजियांग को तिब्बत से क्या है, जोड़ता है। ऐसी बहुत जनरल नॉलेज चाहिए। सितंबर 1958 भारत ने नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के रूप में दिखाने वाले चीन के आधिकारिक मानचित्र का क्या करता भाई, विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा मैच होता है। देखो 1914 में ये कुछ मैप है, इसको समझ जाओ। 1914 में तय हुई थी मैकमोहन लाइन, भारत इसे ही मानता है, यानी जो ये रेड लाइन है ना, ये सब पूरा भारत का ही हिस्सा है। लेकिन ये जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका ये वाला, इस पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, इस पे तो कर ही रखा है, ये दहेज में मिला था पाकिस्तान से चाइना वालों को। बाकी ये सब रेड मार्किंग वाले हिस्से पे कब्जा कर रखा है आरामपुर ने। मैकमोहन रेखा एक्चुअल, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC जिसे बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। चीन ने 1993 में आधिकारिक तौर पर LOC को बॉर्डर मानने को राज़ी हो गया था। हाँ भाई, हम इसको बॉर्डर मानेंगे, लेकिन हरामजादा इससे पीछे नहीं हटा। कोई बात नहीं, हटेगा धीरे धीरे। ठीक है, 1958 में तिब्बत ने चीन के खिलाफ क्या करते विद्रोह कर दिया, और जिससे चीनी सेना ने बेरहमी से तबाह कर दिया था। क्योंकि भाई तिब्बत के जो लोग थे वो शांतिप्रिय लोग थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु की तरह से आप समझ सकते हैं। तो शांति, हिंसा वगैरह ना करना, अगर वो थोड़ा सा भी वॉयलेशन, आंदोलन वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली बात है चाइना की जो बेकार घटिया आर्मी है वो विद्रोह करके तो दबाएगी, दमन करेगी, अत्याचार करेगी। जिसके बाद 1959 में दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। और भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सबको शरण आश्रय ये सब देना उसका मान्यता है, और उपनिवेशवादी सबको बढ़ावा देने से मनाही करता। तो भारत तो शरण देना ही देना था नैतिकता के आधार पर। ठीक है, तो जनवरी 1959 में जोउ एन लाई चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ने पहली बार लद्दाख और नेफा यानी अब का अरुणाचल प्रदेश दोनों में 40,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे की घोषणा कर दी कि ये चीन का इलाका है। आराम को दोगला। 1960 में जोउ एन लाई ने भारत का दौरा किया। ठीक है, क्योंकि यार किसी के देश पे या किसी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सिर्फ तुम एक उद्देश्य नहीं कह सकते, तिब्बत की आड़ नहीं ले सकते, तुम्हें और भी कोई दूसरा मुद्दा चाहिए। तो इस हरामखोर ने वही सीमा का मुद्दा उठा लिया था 1904 का, कि हम नहीं मानेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तय गई। चलो आगे देखते हैं। जोउ एन लाई ने अपने औपचारिक रूप से सुझाव दिया कि भारत नेफा यानी अब का अरुणाचल प्रदेश चीन के दावे को वापस लेने के बदले में अक्साई चीन पर अपने दावे छोड़ दे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव क्या कर दिया था, ठुकरा दे के। क्यों, कोई अपनी ज़मीन का टुकड़ा क्यों देते हैं? हमारे देश में तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है एक ईंट के चक्कर में, एक ईंट जितनी जैसी ज़मीन पे, और ये इतने बड़े हिस्से पे कब्जा है। तो अब इसलिए बात है, प्रस्ताव तो ठुकराना ही था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 1962 में भारत चीन के युद्ध के कारण, पहला है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा वाला विवाद। ठीक है, जो आप सब मैप में देख चुके हो। भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण 1954 में शिनजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग पर जोड़ने वाली जो सड़क बनाई थी G695, उसका निर्माण करा गया, जिससे भारत ने क्या करा, अपना विरोध किया था। दलाई लामा 1959 में दलाई लामा भारत आए और जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चीन को ये बात पसंद नहीं आई, तो इसलिए उसने विद्रोह किया। हिंसक झड़पें, और आज भी देखते हो गलवान, इन सभी इलाकों में इंडिया चाइना के जो सैनिक हैं आपस में भिड़ंत होती ही रहती है। इसकी बहुत एक अच्छी पिक्चर है जिसका नाम है पलटन। उस मूवी को ज़रूर देखना, आपको इंडिया चाइना के रिलेशन और चाइना के दोगलापंथी समझ आ जाएगी। 1959 के दौरान सीमा पर गश्त करने वालों को भी लगातार झड़पें होती रहती हैं। भारतीय चौकी पर हमले जिनमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक न एक दिन तो होके तय है, और जिसमें भारत जीतेगा। और इसलिए क्योंकि उस टाइम भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था। ठीक है, अच्छे ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारे पास हैं। बस मतलब कि आज भारत क्या है, अच्छी तरीके से संपन्न है। ठीक है, आर्मी से ओके, एडवांस वेपन भी हैं, और एक शक्तिशाली नेता भी है जो फैसले ले सकता है। इसलिए आपत्तिजनक नक्शा, सितंबर 1959 में चीनी सरकार ने पत्रिका में आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्से को अपने हिस्से में दिखा दिया। यानी कि चाइना ने ऐसा मैप बनाया जिसमें भारत का हिस्सा भी क्या दिख रहा था, कब्जे में दिख रहा था। जैसे कि ये ड्राइंग भाई कुछ बात नहीं, तो यानी कुछ हिस्सा चाइना ने ऐसे करके बना दिया। यानी अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से ले गया और यहाँ का हिस्सा भी ले गया, मतलब दिखाने लग गया कि हमारा हिस्सा है, जो कि बेकार बात है भी नहीं। तो ये युद्ध कब हुआ, 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और 20 नवंबर 1961 या 21 नवंबर भी कह लो, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। अब एक तरफा युद्ध क्यों करा गया था विराम, इसके बारे में ही पढ़ो, क्योंकि डर गया था चाइना।
चीन द्वारा भारत में आक्रमण के कारण, तो पहला बताया कि चीन की विस्तारवादी नीति समर्थन करता है, यानी कि वो उपनिवेशवादी सबको बढ़ावा देने का दिखाता अपने आप को। चीन ने भारत पर आक्रमण करके पूर्व ये अच्छी तरह जान लिया था कि युद्ध हुआ तो विजय उसकी होगी, क्योंकि भारत को ये कल्पना भी नहीं हो सकती चीन जैसा देश आक्रमण भी कर सकता है, और उस टाइम भारत की क्षमता भी नहीं थी लड़ाई करने की। चीन आक्रमण कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता था ताकि उसके अधिक शक्तिशाली माना जाए तथा एशिया में उसका नेतृत्व क्या हो सके, स्थापित हो सके, यानी कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं मुँह न खुले चाइना के प्रति। भारत की लोकतांत्रिक पद्धति को सफल न होना, क्योंकि चाइना में साम्यवादी सरकार स्थापित थी, ठीक है ना, और बताना चाहता था कि साम्यवादी सरकार ज़्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी। उस युद्ध का बोझ लाद देना चाहता था, ठीक है, लोकतांत्रिक पद्धति को सफल न होने देने के लिए उस युद्ध का बोझ कि देख लो हम ही जीते हैं, कि इनकी विचारधारा, इनकी डेमोक्रेसी सिस्टम खराब है। तिब्बत के प्रति भारत की नीति से चीन नाराज़ था और दलाई लामा को शरण देने के कारण भारत से नाराज़ हो गया। भारत और चीन दोनों विचारधाराओं में क्या थे, अलग थे, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है, उसके देश में सोशलिस्ट पार्टी चलती है, सोशलिस्ट पार्टी। चीन एक साम्यवादी देश है, भारत प्रजातांत्रिक ने डेमोक्रेटिक कंट्री है। विचारधारा की इस प्रतिस्पर्धा में चीन साम्यवादी विचारधारा की शीर्षा सिद्ध करना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्रदर्शन की इच्छा भारत को नवोदित राष्ट्रों का मुख्य वक्ता बनाया गया था 1961 में। ऑब्वियसली बात है, गुट निरपेक्षता का भारत ने क्या कहा था, प्रतिनिधि करा था, उसके अध्यक्ष भी थे। तो ये बात उसको पसंद भी नहीं आ रही थी कि एशियन कंट्री में थोड़ा दिखाना पड़ेगा, एशियाई कंट्री में। गुट निरपेक्षता आंदोलन के कारण भारत की प्रतिष्ठा क्या थी, बढ़ गई थी। ओके, चीन नहीं चाहता था कि भारत का सम्मान हो, अंततः उसने भारत में अपमानजनित करने के लिए ये भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जो कि गलत बात थी। अब ये पढ़ लो कि चीन एक पक्षीय युद्ध विराम के कारण क्या हैं, बहुत सारे, क्योंकि डर गया था चाइना, क्योंकि अब दूसरे लोग भी घुसने वाले थे। चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके सबको बंद कर दिया, शॉक कर दिया। तो युद्ध बंद कर देने के कारण के संदर्भ में बड़ा मतभेद है, फिर भी मोटे तौर पर कुछ बातें सामने हैं। पहला है, चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहता था कि भाई हम देखो अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है तो हम शांत भी कर देते हैं, ऐसा अपने आपको सद्भावना दिखाना चाहता था कि चीन युद्ध प्रेमी नहीं है, बल्कि उसे बाध्य होकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। वाह, चीन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिल गई थी। सैनिक दृष्टि से चीन ने भारत को हराकर भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और भारत की निर्बलता क्या जग प्रसिद्ध हो चुकी थी, यानी कि वो अपने काम में सक्सेसफुल हो चुका था। अब कोई कारण नहीं था युद्ध को लॉन्ग टर्म तक खींचना, इसलिए युद्ध विराम दे दिया। सर्दी बढ़ जाने से सैनिकों को सामान पहुंचाने के लंबे मार्ग पार करना कठिन हो जा रहा था, जिससे चीन अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं कर पाता, क्योंकि ठंड के टाइम में बहुत एक्सपेंस हो जाता है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि देखो क्योंकि कोई भी सेना वो प्राकृतिक बदलावों को, जो होता है ना नेचुरल मानसून बदलाव परिवर्तन, उसका सामना नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर कोई भी आर्मी वो इन्वायरमेंट का फेस नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली बात है ठंड के कारण बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टों में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उसका खर्च, उसका समय, ये सब बर्डन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मना कर दिया, नहीं करना। दूसरा है, भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता तेज़ी से प्राप्त होने लग गई थी, जिससे भी चीनी सरकार को भय हो गया था कि आगे चल के कहीं अमेरिका युद्ध में ना कूद जाए। अगर अमेरिका युद्ध में कूद गया तो चाइना की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए वो दूर हो गया। सोवियत संघ चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं समझता था, तो उसको डर था कि कोल्ड वॉर के चक्कर में अमेरिका या सोवियत संघ में दोनों में से कोई एक आ गया ना तो इसकी बैंड बजेगी, इसलिए इन्हें पहले हाथ पीछे कर लिए। मेन रीज़न तो यही थे। चीन इस तथ्य से परिचित था कि भारत प्रभुत्व जमाना आसान नहीं है, कि भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाना आसान नहीं है। अब केवल वह अपनी शक्ति प्रदर्शित करके एशिया में अपने नेतृत्व का दावा प्रमाणित कर सकता है, लेकिन भारत पर अधिकार साबित करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके, आई होप आगे सब समझ आया होगा। इसकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1962 का युद्ध क्यों हारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ लिया, अब 1962 का युद्ध हम हारे क्यों थे उसके कारण देखेंगे।
साथ ही उसके परिणाम देखेंगे, परिणाम देखेंगे फिर कारण भी देख लेंगे, जैसा समझ आएगा वैसे कर लेंगे।